नेक्स्ट इज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक साइट होती है जहाँ पे सिक्रेटरी प्रोटीन्स बनती हैं और एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स बनना शुरू हो जाते हैं इन एडिशन टू लाइसोसोम्स एंड अदर प्रोटीन्स। और अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो नेसल बॉडीज की फॉर्म के अंदर होते हैं और जो कि क्या करते हैं, पेप्टाइड बना देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं जो कि सिक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं कहाँ पर, न्यूरॉन्स के अंदर। इसके अलावा होते हैं फ्री राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स अनअटैच्ड होते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन के साथ जुड़े नहीं होते, और ये क्या होता है कि साइट होती है सिंथेसिस ऑफ साइटोसोलिक पेरोक्सिसोमल या फिर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स इनकी हेल्प से बनते हैं। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। अब एग्जांपल्स होती हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये होता है म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स के अंदर, और इसके अलावा एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद ये बताया गया कि प्रोटीन्स जो होते हैं ऑर्गेनेलीज के अंदर, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स वगैरह, ये सारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से बनती हैं। नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये साइट होती है स्टेरॉइड सिंथेसिस की और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन्स की। इसके दो ये काम होते हैं, और इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है वो मौजूद होता है। अब ये जो G6P एंजाइम होता है ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। इसकी एग्जांपल्स में हिपेटोसाइट्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनाड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी एग्जांपल के अंदर पाए जाते हैं। तो कहाँ पर ये मौजूद होते हैं ये सारा कुछ बताया गया। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सेल ट्रैफिकिंग। सेल ट्रैफिकिंग के अंदर गोल्जी अपरेटस जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है। अब इसने क्या क्या करना होता है, गोल्जी ने का नॉर्मल काम ये होता है कि इसने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ये एक सेंटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है फॉर प्रोटीन्स और लिपिड्स। और इसने क्या करना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड्स को लेना होता है और इसी तरह से वेसिकल्स वगैरह बनाकर इसने मेम्ब्रेन की तरफ भेजना होता है, तो ये इसको भेजती है। ये सारा जो होता है गोल्जी अपरेटस का काम होता है। नेक्स्ट इसके बाद ये होता है कि जब पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट्स होते हैं यानी कि प्रोटीन बन चुकी है तो गोल्जी क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है एन ओलिगोसेक्राइड्स को एस्पर्जिनिन के ऊपर, ठीक है, और ऐड करता है ओ ओलिगोसेक्राइड ऑन सीरीन एंड थ्रियोनिन। साथ ही साथ ये ऐड करता है मैनोज 6 फॉस्फेट को प्रोटीन्स की तरफ, और इसके अलावा ये लाइसोसोमल डिग्रेडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट एक बात की कि एंडोसोम्स की। एंडोसोम एक सॉर्टिंग सेंटर होता है यानी कि ये एक बॉक्स बना देता है, पैकेज बना देता है, एक पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये पैकेजिंग मतलब जितने भी मटीरियल हैं सेल के, पैकेजिंग करके इसने क्या करना होता है, आउटसाइड ऑफ सेल ले जाना होता है या गोल्जी से लेकर जाना होता है मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। ये हेल्प आउट करती है लाइसोसोम्स को फॉर डिस्ट्रक्शन या फिर चीज़ों को बैक टुवर्ड्स मेम्ब्रेन या फिर गोल्जी की तरफ लेकर जाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी कि एज अ पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल हो जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है दैट इज कॉल्ड आई सेल डिजीज, जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन सेल डिजीज। इसको हम म्यूकोलिपिडोसिस टाइप 2 भी कहते हैं। ये इनहेरिटेड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज की एक फॉर्म होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव इसका ट्रेट होता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमिनाइल 1 फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम जो है उसका डिफेक्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो गोल्जी होता है वो फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाता मेनोज के रेजिड्यूज को। जब मेनोज 6 फॉस्फेट ही नहीं है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऊपर नहीं हो रही, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जितने भी लाइसोसोमल डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर चले जाते हैं, लाइसोसोम्स की तरफ जाने की बजाय बाहर निकल जाते हैं सेल से। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि लाइसोसोम्स के अंदर अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स हो जाते हैं, वो कम होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल का जो डेब्रिस होता है, जिसने जाकर नॉर्मली क्या करना था, लाइसोसोम में जाके टूटना था, तो एंजाइम्स ही नहीं है, तो इसकी वजह से वो जो डेब्रिस होता है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है लाइसोसोम्स के अंदर। इसको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये होती है कि आई सेल डिजीज के अंदर कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं, जंजाइवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, कॉर्नियल क्लाउडिंग, रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट, क्लॉ और हैंड की डिफॉर्मिटीज हो सकती है, काइफोसिस हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम ब्लड टेस्ट कराएं तो प्लाज्मा लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर टू हर्लेट सिंड्रोम होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सिवियर होते हैं, आई सेल डिजीज़ के ज़्यादा सिवियर होते हैं, ऑफन फैटल होता है चाइल्डहुड के अंदर। नेक्स्ट एक बात बताइए दैट इज कॉल्ड सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल। ये अबंडेंट साइटोसोलिक
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रैफिक करते हैं पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम कम्प्लेक्स को साइटोसोल से रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। अब अगर तो ये डेफिशिएंट हो जाए या इनका डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट वेजिकुलर ट्रैफिकिंग प्रोटीन की बात करें तो उसमें COP1 COP2 शामिल हैं और इसके अलावा तीसरी जो है दैट इज कॉल्ड क्लेथरिन। COP1 COP2 क्लेथरिन, ये तीन हो जाती है। अगर हम COP1 की बात करें, COP1 कहाँ पे मौजूद है, ये जो है दैट इज शोइंग COP1 ने सिस टाइप ऑफ गोल्जी अपरेटस यानी कि एंटीरोग्रेड के अंदर हेल्प आउट करता है। ये जो है ना सिस, इसके ऊपर ये हेल्प आउट करता है। इसने क्या करना होता है, गोल्जी से रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ लेकर जाना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, ठीक है। वेजिकल्स को वेजिकुलर ट्रैफिकिंग कराता है, ठीक है, एंड गोल्जी से टुवर्ड्स रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम COP2 की बात करें तो वो भी सिस गोल्जी अपरेटस के होता है, एंटीरोग्रेड के अंदर इस्तेमाल होता है, ये आगे की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। स्टेप COP2 को स्टेप्स फॉरवर्ड एंड, और इसके बाद जो होता है यही बात बताएगी, जो COP2 है वो फॉरवर्ड जाता है, जो COP1 होता है वो बैकवर्ड जाता है। क्लेथरिन जो होती है वो ट्रांस गोल्जी अपरेटस के ऊपर मौजूद होती है, लाइसोसोम्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, एंडोसोम्स की फॉर्म। अब देखिए इसने गोल्जी से लेकर गया प्लाज्मा की तरफ जाना है इसने, ठीक है, प्लाज्मा की तरफ जाके एंडोसोम फिर बना देता है, ठीक है। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ज़्यादातर LDL रिसेप्टर की एक्टिविटी इसमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट टॉपिक है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसमें अल्फा ऑक्सीडेशन होती है, बीटा ऑक्सीडेशन, कैटाबोलिज्म और सिंथेसिस होती है, ठीक है। अगर हम अल्फा ऑक्सीडेशन की बात करें, इसमें ब्रांच चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है। ये ज़्यादातर स्ट्रिक्टली पेरोक्सिसोमल प्रोसेस होता है, ये जो ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट आ जाती है बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ये भी पेरोक्सिसोमल प्रोसेस होता है। कैटाबोलिज्म होती है अमाइनो एसिड्स की और एथेनॉल की करा सकता है। सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स और प्लाज्मेलोजेंस कराते हैं। अब ये प्लाज्मेलोजेंस क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, खासतौर पे व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन के अंदर। अब 3 डिजीजेस का नाम बताया गया, इनका ताल्लुक होता है पेरोक्सिसोम्स के साथ, ज़ेल्वेकर सिंड्रोम, रेफसम डिजीज और एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, यानी कि ZRA, जीरा से याद रखना है, मैंने इसको जीरा से याद किया। ज़ेल्वेगर सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव है, पर ऑक्सीजम इसके अंदर क्या रहता है कि डिसऑर्डर होता है पर ऑक्सीजोम बायोजेनेसिस का, ड्यू टू म्यूटेड पैक्स जीन। अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है पाइपकोलिक एसिड की पेरोक्सिसोम्स के अंदर। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट्स के अंदर टोन कम होगी, सीजर्स हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकती है, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, डिस्मॉर्फिया, हेपेटोमेगेली और अर्ली डेथ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेफसम से याद रखना कि भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसमें अल्फा ऑक्सीडेशन का डिफेक्ट होता है, बिल्डअप होना शुरू हो जाता है फाइटैनिक एसिड की ड्यू टू इनएबिलिटी टू डिग्रेड इट। रेफसम में क्या होता है कि सुनने की, सूंघने की और देखने की सलाहियत खत्म हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, यानी कि विजन लॉस हो गया, इसमें एक्थियोसिस हो गई, कार्डिक कंडक्शन डिफेक्ट्स हो सकते हैं और इसके अलावा विजन लॉस होती है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एनऑस्मिया, हेयरिंग लॉस, एटेक्सिया और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट में डाइट और प्लाज्माफेरेसिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होती है, म्यूटेशन हो जाती है ABCD1 जीन की, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर। अब देखिए ल्यूको इसमें आ रहा है, एड्रीनो और ल्यूको से नाम याद रखना, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर बिल्डअप होगा VLCFA का, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ल्यूको यानी कि व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन के अंदर भी इसका बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और टेस्टिस के अंदर। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है जो कि लीड करती है एड्रीनल क्राइसिस, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन और इवेंचुअली डेथ हो जाती है पेशेंट्स की। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम एक बैरल शेप प्रोटीन कम्प्लेक्स होती है जो कि डिग्रेड करती है यूबिक्विटिन टैग्ड प्रोटीन्स को। ऐसी प्रोटीन जिनको यूबिक्विटिन के साथ टैग किया गया हो, यानी कि उनको फिर डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, पॉलीयूबिक्विटिन टैग प्रोटीन को ये क्या कराती हैं, डिग्रेड कराती हैं और ये बहुत ज़्यादा सेलुलर प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, खासतौर पे इम्यून रिस्पॉन्सेस MHC क्लास 1 मेडिएटेड जो हैं उनके अंदर। डिफेक्ट हो गया अगर तो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है कि डाइवर्स ह्यूमन डिजीजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में। साइटोस्केलेटल नाम से याद है कि ये स्केलेटल बनाता है, स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो कि सपोर्ट करता है सेल के स्ट्रक्चर को, सेल को, ऑर्गेनेली को और उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है और इवन के सेल डिवीजन के अंदर भी हेल्प आउट करता है, मूवमेंट और सेल डिवीजन, ठीक है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, इसमें माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स शामिल हैं। माइक्रोफिलामेंट के क्या होता है कि इनका फंक्शन ये होता है कि मसल की कंट्रैक्शन करा रहे होते हैं,
साइटोकाइनेसिस और फेगोसाइटोसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिन और माइक्रोविलाई इनके अंदर इनकी एग्जाम्पल है। AM से याद रखना है, MFAM। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं सेल के। इसमें वाइमेंटन, डेस्मेन, साइटोकैरेटिन, लेमन्स और ग्लाइल फाइब्रिली एसिडिक प्रोटीन जो होती हैं वो शामिल है, और साथ ही साथ न्यूरोफिलामेंट्स शामिल होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसमें मूवमेंट, सेल डिवीजन वगैरह शामिल होती हैं। एग्जांपल्स में सीलिया, फ्लैजिला, माइटोटिक स्पिंडल, एक्सोनल ट्रैफिकिंग जो है और सेंट्रियोल्स शामिल होते हैं। एक्सोनल ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला MCQ होता है, हमेशा भूल जाता है, तो ये याद रखने कि एक्सोनल ट्रैफिकिंग के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल शामिल होते हैं। इसी तरह से अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को देखें तो ये साइलेंट्रिकल एक आउटर स्ट्रक्चर होता है इसका, साइलेंट्रिकल, जिसके अंदर हेलिकल अरे होता है पॉलीमराइज्ड हेट्रोडाइमर्स का। ऑफ अब ये जो हेट्रोडाइमर्स होते हैं अल्फा और बीटा ट्यूबुलेंट के बने होते हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं उनके बने होते हैं। हर एक डाइमर को 2 GTP की बाउंड कर रहे होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या पढ़ा था हमने, ये फ्लैजिला, सीलिया, माइटोटिक स्पिंडल, एक्सोनल ट्रैफिकिंग और सेंट्रियोल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ ये इन्वॉल्व होते हैं स्लो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट इन न्यूरॉन्स। नेक्स्ट एक बताया गया कि इसमें कि मॉलिक्यूलर मोटर प्रोटीन्स सेल्यूलर, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल्यूलर कार्गो को टुवर्ड्स अपोजिट एंड्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, रिट्रोग्रेड की बात करें तो रिट्रोग्रेड टू माइक्रोट्यूब्यूल होता है, उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, उसमें डाइनिन शामिल होते हैं। अगर हम एंटीरोग्रेड की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसमें काइनेसिन जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स के अंदर क्लोस्ट्राइडियम टेटेनाई, पोलियो वायरस, रेबीज, herpes सिम्प्लेक्स वायरस इस्तेमाल करते हैं डाइनिन को फॉर रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट टू द न्यूरोनल सेल्स। ठीक है, न्यूरोनल सेल्स की जानिब जाते हैं। लेकिन अगर हम HSV की रीएक्टिवेशन की बात करें तो उसमें एंटीरोग्रेड ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि सेल बॉडी से आगे की तरफ जाती हैं। इसमें काइनेसिन मेडिएटेड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। स्लो एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट रेट जो होती है लिमिटिंग स्टेप है, ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है जो कि पेरिफेरल नर्व रीजनरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है आफ्टर इंजरी। ड्रग्स की अगर बात करें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करती हैं, उसको याद करने का निमोनिक है माइक्रोट्यूब्यूल्स गेट कंस्ट्रक्टेड वेरी टेरिबली। ठीक है, तो इसमें मेबेंडाजोल जो कि एक एंटी हेलमिंथिक है, ग्रेसोफिल्बिन एंटी फंगल होती है, कॉल्किसिन एंटी गाउट, विनका अल्कलाइड्स एंटी कैंसर, टैक्सेन्स एंटी कैंसर, ये ड्रग्स होती हैं शामिल होती हैं। और इसके अलावा नेगेटिव एंड जो होता है वो नियर टू न्यूक्लियस होता है, जबकि पॉजिटिव एंड होता है वो पॉइंट करता है पेरिफेरी को। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल।